और ओस्मोसिस में कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द वाटर or any other solvent from the low solute concentration to the high solute concentration through a semi permeable membrane। osmosis में हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बगैर किसी जो है वो कैरियर के खुद ही मूव कर जाएगी डाउन द, मतलब जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। उसके बाद कहता है आल्सो नोट दैट इफ ड्रग मॉलिक्यूल वेट लेस देन 100 DA ट्रांसपोर्ट अकर वाया द डिफियन, और अगर मालिक्यूलर वेट जो है मोर देन 100 DA से होगा तो ये पाइनोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये मूव करेगी। अब ये वाले पेज के हमारे MCQ कवर हो गए हैं, हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। अब इसमें कहता है इसमें अब वो हमारे पास कहता है अ ड्रग विद द मॉलिक्यूल वेट 100 DA है, तो इसमें हम कैसे मूव करेंगे। ये पाइनोसाइटोसिस से हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर वेट लेस देन 100 DA होगा तो डिफियन के थ्रू मूव करती है, लेकिन अगर मोर देन 100 DA होगा तो हमारे पास पाइनोसाइटोसिस के थ्रू जो है मूव करेगी। उसके बाद कहते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विच सब्सटेंसेस अकर इन द इंटेस्टाइन, और ये हमारे पास फ्रुक्टोज की होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एफ फॉर फैसिलिटेटेड, एफ फॉर फ्रुक्टोज, इस तरह भी याद कर सकते हैं कि फ्रुक्टोज की हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसमें कैरियर रिक्वायर्ड होता है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये हमारे पास फ्रुक्टोज होता है। डोंट कंफ्यूज विद द MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मस्ट बी further digested before it can be absorbed by the specific carrier in the intestinal cells sucrose। अब ये absorb होने के बाद further जो हैं वो कहता है digest होते हैं, तो ये कौन से हैं, by specific carrier पहले ये absorb होते हैं फिर further digest होते हैं, तो ये हमारे पास sucrose है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन सीमन कंपोजिशन, तो हमारे पास सीमन कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज हमारे पास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फिर कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट विच इज कैरियर मीडिएटेड इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कैरियर यूज हो रहा है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है। फिर कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ द CO2 फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वलाई अकर थ्रू विच प्रोसेस द पैसिव डिफ्यूजन। हमेशा याद रखना है CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाय पैसिव डिफ्यूजन से। गैशियस एक्सचेंज इन द लंग, ये भी होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन से। बेसिकली जो गैशियस एक्सचेंज लंग्स में हो रहा होता है वो CO2 और O2 का हो रहा होता है, और वो कैसे होता है हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन से। उसके बाद कहता है इट ऑल्सो कम एज द by which mechanism does oxygen passes from the alveoli into the cell is by the passive diffusion or the simple diffusion। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, बाय द पैसिव डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एंटर कैपिलरीज फ्रॉम द एल्वेलाई बाय विच पैसिव डिफ्यूजन। उसके बाद कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इन द ड्यूडेनम एंड द ज्यूजेनम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब याद रखना है कि हमारे पास पहले जो है ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था इन प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन अगर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कह दे ड्यूडेनम और ज्यूजेनम में तो वो हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फिर कहता है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। एक्वस ह्यूमर बेसिकली हमारे पास आइस में बनता है, जो आइस में वाटर होता है ये एक्टिव सोडियम सिक्रेशन की वजह से बनता है। और फर्स्ट स्टेप इन द CSF फॉर्मेशन इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द सोडियम। ठीक है, एक्टिव सोडियम सिक्रीशन की वजह से हमारे पास एक्वस ह्यूमर बनता है, और CSF में भी फर्स्ट स्टेप जो है ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द सोडियम। फिर कहता है डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द एल्वुलोकैपिलरी मेम्ब्रेन। Diffusion of gas is directly proportional to the surface area of the alveolar membrane। उसके बाद कहते हैं mechanism of the chloride reabsorption in later segment of the proximal convoluted tubule is passively due to electric gradient। Mechanism of the chloride reabsorption इन लेटर सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कैसे होता है, पैसिवली ड्यू टू इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की वजह से होता है। इसमें कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद कहता है द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीजेज इन द पॉलीसाइथीमिया। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज इंक्रीज कब हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज हो जाती है। ग्लूकोज क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा वाया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्लेसेंटा में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, लेकिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन किडनी अकर बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं कि ग्लूकोज की जो प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है,
और जो हमारे पास ड्यूडेनम और जेजुनम में हो रही थी यहाँ पे, वो हो रही होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, और जो किडनी में होती है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। CO2 diffusion rapidly than the oxygen through the alveoli due to the high diffusion coefficient की वजह से CO2 ट्रांसपोर्ट थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होती है। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉसेस द प्लेसेंटा थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, हमेशा याद रखना है लोकल एनेस्थीसिया कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द पैसिव डिफ्यूजन। Oxygen is transported from the alveoli to the pulmonary capillaries by the passive diffusion. Oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करेंगी। The PO2 in the arterial blood less than the PO2 in the pulmonary artery because oxygen need pressure gradient for diffusion. नेक्स्ट पे कहता है विच फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज एल्वुलर कैपिलरी सरफेस एरिया जो होता है ना, वो हमारे पास ऑक्सीजन डिफ्यूजन के लिए ज़रूरी होता है। Diffusion of the gas is directly proportional to the surface area of the alveolar capillary membrane, which transport type depend on the cell membrane thickness. Diffusion जो है ये cell membrane thickness पे depend करती है। फिर कहता है basic mechanism involved in the aqueous humor production is active sodium secretion. Basic mechanism involved in the aqueous humor production is the active sodium secretion. Oxygen and carbon dioxide diffuse through cell membrane because they are lipid soluble. Oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या रिक्वायर होता है, हमारे पास पंप रिक्वायर्ड होता है। रिगार्डिंग द क्लोराइड प्लेक्सिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आयन होती है। क्लोराइड प्लेक्सिस में ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पे कहता है नो द डिफरेंस वाटर एंटर इनटू द सेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो हमारे पास जो वाटर एंटर हो रहा होता है वो होता है थ्रू पोर्स। पोर्स के थ्रू हमारे पास जो है वाटर एंटर हो रहा होता है। उसके बाद कहता है वाटर एब्जॉर्प्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज बाय पोर्स। वाटर गोज फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल fluid by the process of filtration. Water from cell enter the extracellular cell space via the process called the filtration. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमेशा वाटर कैसे जाएगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पे वो सेल्स की टाइप्स पर आ रहा है। परमानेंट सेल्स होते हैं हमारे पास, नॉन रेप्लिकेटर्स, उसके बाद ये होते हैं मायोकार्डियल सेल्स। अब 3 टाइप ऑफ सेल बता रहा है वो हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास लेबाइल सेल्स, उसके बाद होते हैं स्टेबल सेल्स, और उसके बाद होते हैं परमानेंट सेल्स। मायोकार्डियल सेल याद रखना आपने हमेशा के परमानेंट सेल्स होते हैं। इसमें कहता है दीज आर द सेल, जो लेबाइल सेल हैं, दीज आर द सेल दैट आर कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल हीमोस्टैटिक फंक्शन मोस्ट अफेक्टेड बाय द कीमोथेरेपी। अब जो हमारे पास बोन मैरो सेल्स हैं वो भी बाद में दोबारा बन जाते हैं, गट एपिथेलियम भी बन जाती है, स्किन भी बन जाते हैं, हेयर फॉलिकल भी बन जाते हैं, और जर्म सेल भी बन जाते हैं। ये सारे कौन से सेल हैं जो दोबारा रेप्लिकेट कर जाते हैं। नेक्स्ट पे कहते हैं स्टेबल सेल, दी सेल डोंट यूजुअली डिवाइड अंडर होम्योस्टैटिक कंडीशन बट कैन डू आफ्टर इंजरी। अब जैसे लिवर के हेपेटोसाइट होते हैं ना, अगर लिवर का एक पोर्शन काट दिया जाए तो वो दोबारा रीजनरेट कर जाता है। लिम्फोसाइट दोबारा रीजनरेट कर जाते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं, और पेरियोस्टियल सेल रीजनरेट कर जाते हैं। थर्ड पे है परमानेंट सेल, कहते हैं दीज आर द सेल दैट आर अनएबल टू डिवाइड इवन आफ्टर एन इंजरी। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास न्यूरॉन, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, आरबीसीज। याद रखना है कि न्यूरॉन, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल और आरबीसीज जो हैं ये किसी सूरत डिवाइड नहीं करते। नीचे एमसीक्यू पूछ रहा था रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स कैन नॉट अकर बाय रीजनरेशन इन द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ परमानेंट सेल। जो सेल किसी सूरत भी डिवाइड नहीं होते वो हैं परमानेंट सेल। इनमें आते हैं न्यूरॉन्स, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल एंड आरबीसीज। नेक्स्ट पे कहता है परमानेंट सेल्स आर फाउंड इन द मायोकार्डियल सेल। परमानेंट सेल्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, मायोकार्डियल सेल में। और जो हमारे पास एक और चीज़ जो कवरिंग ऑफ एपिथीलिया या ब्लड सेल्स होती है ना, वो लिबाइल सेल होते हैं। लिबाइल सेल जो इजीली रीजनरेट कर जाते हैं ना, वो कवर करते हैं हमारे पास एपिथीलिया को या ब्लड सेल्स को। और एक और चीज़ हमारे पास जो होते हैं बेसल सेल्स होते हैं। एक ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स रिपेयर और चेंज इन एवरी 2 वीक्स ड्यू टू बेसल सेल्स। जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं ना वो रिपेयर करते हैं बार बार ड्यू टू बेसल सेल्स होते हैं। समझें ऑल्फैक्टरी नर्व्स के नीचे बेस में सेल पड़े होते हैं जिसकी वजह से वो रीजनरेट कर जाते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या आपको लग रहा हो किसी चीज़ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी मतलब पढ़ाने में थोड़ा चेंज चाहिए आपको, तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो मेथड ट्राई कर लूँ जो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।